नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का रिवीजन करेंगे, तो फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं। बैकग्राउंड क्या था। बिफोर वी स्टार्ट वी नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैकग्राउंड ऑफ मराठास के बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए, उनका बैकग्राउंड क्या था और मराठा एम्पायर के बारे में एक बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए। तो देखो भैया, ये वाला जो पार्ट है ना हमारे इंडिया का, वो वैसे करेंगे तो फिर ऊपर हमारा जो पूरा पार्ट है वो बन जाएगा। तो मैंने नीचे का बना रखा है पोर्शन। तो ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे सारा जो एरिया है ये महाराष्ट्र वाला, इसमें क्या है, मराठी स्पीकिंग लोग रहते थे। मराठा वर ए मराठी स्पीकिंग वॉरियर ग्रुप फ्रॉम द वेस्टर्न डेक्कन प्लेटू। ये वाला जो प्लेटू ना, यहाँ पे ये वॉरियर रहते थे। सिंस 14th सेंचुरी की बात है भैया। दिस एरिया केम अंडर द इस्लामिक सल्तनत ऑफ दिल्ली। 14th सेंचुरी मतलब 1300 से 1400, सॉरी मेरा पेन नहीं चल रहा। इस पीरियड में इस एरिया में इस्लामिक सल्तनत का क्या है, इसके अंडर में आता था ये एरिया। बट इन 1645 में क्या होता है, शिवाजी महाराज स्टार्टेड मोमेंट से ऑफ इंडिपेंडेंस। 1645 में शिवाजी महाराज क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इंडिपेंडेंस के लेके, क्योंकि यहाँ पे ये सारा एरिया इस्लामिक सल्तनत है उनके अंडर में आता था। क्योंकि ये जो एरिया, ये क्या सारा ही एरिया है ना जितना भी, वो किसके अंडर में था, इस्लामिक सल्तनत ऑफ दिल्ली, उनके अंडर में था। तो शिवाजी महाराज क्या है, मूवमेंट स्टार्ट करते हैं 1645 में इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट इस्लामिक रूल। अब 1674 में क्या होता है, शिवाजी महाराज स्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट हिंदू एम्पायर इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ डेक्कन। और 1674 में शिवाजी महाराज स्टैब्लिश करते हैं इंडिपेंडेंट हिंदू एम्पायर। वो स्टैब्लिश करते हैं इंडिपेंडेंट हिंदू एम्पायर भैया, खुद से वो स्टार्ट करते हैं इंडिपेंडेंट हिंदू एम्पायर। कहाँ पे, वेस्टर्न रीजन में, जो मैंने आपको ये वाला एरिया बताया यहाँ पे। और इसी के साथ शिवाजी महाराज खुद को डिक्लेयर कर देते हैं हिमसेल्फ एज ए छत्रपति ऑफ मराठा एम्पायर एट फोर्ट रायगढ़। जो रायगढ़ का फोर्ट है वहां पे शिवाजी महाराज खुद को डिक्लेयर कर देते हैं छत्रपति फॉर मराठा एम्पायर। अब मराठा एम्पायर को थोड़ा देख लेते हैं। शिवाजी फॉर्मलाइज द इंस्टीट्यूशन ऑफ ए काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर टू गाइड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज नेसेंट स्टेट। अब यहाँ पे शिवाजी महाराज क्या करते हैं, फॉर्मलाइज कर लेते हैं इंस्टीट्यूशन, उसमें क्या जो भी उनके आसपास के जो नेशन स्टेट है उनको मिला के 8 मिनिस्टर की जो काउंसिल है वो बना लेते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करती है, केम टू नोन एज, जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई है ना उन्होंने, तो इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या बोला गया, अष्टप्रधान। क्या बोला गया, 8 लोगों का ग्रुप है ना, यहाँ पे 8 मिनिस्टर हैं, तो अष्टप्रधान इसको बोला गया, इस काउंसिल को बोला गया। अब इस काउंसिल में कौन कौन था, पीएम को क्या बोलते थे, ये पंथ प्रधान बोलते थे, जिसको हमने मूवी में भी देखा, पेशवा जिसको बोला जाता था, वो क्या होता था, पीएम होता था उस एम्पायर में। फाइनेंस मिनिस्टर कौन होता था, जिसको मुजुमदार बोला जाता था या अमित्या। और जो सेक्रेटरी होते थे उनको बोला जाता था सचिव या सुरनावीस। और जो इंटीरियर मिनिस्टर होते थे उनको बोला जाता था नाविस या वाकिया। और जो कमांडर इन चीफ होता था उसको बोला जाता था सेनापति। फॉरेन मिनिस्टर को दाबीर या सुमंत या समंत, जिसको बोला जाता था सुमंत या समंत। और जो चीफ जस्टिस था उसको बोला जाता था न्यायाधीश। और जो हाई प्रीस्ट होते थे उनको पंडित राव बोला जाता था। उसके बाद आते हैं शिवाजी महाराज के पोते साहू जी, जो मराठा पावर को और इन्फ्लुएंस को एक्सटेंड करते हैं मैनी फोल्ड्स में। बहुत जगह वो अपनी टेरिटरी को आगे बढ़ाते हैं और जो मराठा पावर है उसको बढ़ाते हैं। साहू जी वाज पावरफुल रूलर ऑफ मराठा एम्पायर आफ्टर शिवाजी और संभाजी के बाद में। और शिवाजी के बाद में जो साहू जी थे वो मराठा एम्पायर के सबसे पावरफुल मराठा रूलर थे। अब उसके बाद आते हैं भैया, सबसे पावरफुल की बात अगर हम करें तो बाजीराव वन। अब बाजीराव वन जब पेशवा बनते हैं 1720 से और 1740 तक, बाजीराव वाज कंसीडर्ड ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द पेशवा। देखो भैया, शिवाजी और संभाजी और जो उनके शिवाजी के पोते थे साहू जी, इनके बाद आते हैं बाजीराव पेशवा बनते हैं, मतलब पीएम की पोस्ट पे। और ये बोला जाता है कि मराठा एम्पायर में सबसे मजबूत पेशवा थे अब तक के। इन 20 ईयर ऑफ मिलिट्री करियर में इन्होंने, पेशवा ने, बाजीराव ने, नॉट लूज सिंगल। और इन्होंने अपनी 20 ईयर के जो करियर है मिलिट्री में, इन्होंने जो सर्व किया पेशवा के तौर पे, तो इन्होंने एक भी लड़ाई नहीं हारी। टू मैनेज द रैपिडली एक्सटेंडिंग मराठा पावर, बाजीराव स्टार्टेड ए कॉन्फेडरेसी ऑफ
प्रोमिनेंट मराठा चीफ। अब भैया मैनेज करने के लिए, अब टेरिटरी तो काफी इन्होंने कैप्चर कर ली, अब उसको मैनेज भी करना है, तो इन्होंने क्या है, जैसे जैसे मैंने आपको पीछे विजयनगर एम्पायर का बताया, वैसे ही यहाँ पे क्या है, मराठा एम्पायर अपने अपने डिवीजन बना देते हैं, कॉन्फेडरेसी बना देते हैं, जहां पे वो अलग अलग अपने जो बंदे हैं उनको नॉमिनेट करते हैं और वो वहां पे उस जगह का एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। जैसे कि बड़ौदा में कौन थे, गायकवाड़ थे, भोंसले नागपुर में थे, पेशवा पुणे में थे, और होलकर्स इंदौर में थे, और सिंधिया ग्वालियर में थे। के बाद जो हर एक मराठा चीफ है ना, वो क्या क्या है, अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में वहां पे काम कर रहा है, अपने अपने डिवीजन में, अपने अपने एरिया में अच्छे से काम कर रहे हैं, और आगे अपने जो भी टेरिटरी को अपने अपने रूल के हिसाब से, रूल मतलब कि अपनी जो पॉलिसी है उनके हिसाब से आगे काम कर रहे हैं, कंक्वर कर रहे हैं और रूल कर रहे हैं। बट किसके अंडर में, मराठा किंग के अंडर में, शाहू के अंडर में। ठीक है, अब देखो भैया बाजीराव की बात करें, जो पेशवा है इस टाइम पे पुणे में, तो बाजीराव के भाई कौन थे, चीमाजी अप्पा, और चीमाजी अप्पा के सन थे कौन, सदाशिव राव भाऊ। और बाजीराव का जो बेटे थे, ये सन है उनके, ठीक है, शमशेर जो मुसलमान होगा, देखो मैं बताता हूं आपको, बाजीराव, बालाजी बाजीराव, ये नाना साहिब जिनको बोला जाता था, ये इनके बेटे थे, और रघुनाथ राव जिसको रघुबा बोला जाता था, और शमशेर, ये कृष्णा राव जो आपने मूवी में भी देखा होगा, जो बाजीराव मूवी थी उसमें, तो इसमें शमशेर जो थे ना, जिनका मुस्लिम नाम रखा गया था, पहले उनका नाम कृष्णा राव था। तो ये इनके 3 बेटी थे। बाजीराव की डेथ हो जाती है 70-40 में, और छत्रपति शाहूजी महाराज क्या करते हैं, आफ्टर द डेथ ऑफ बाजीराव 1 की डेथ के बाद छत्रपति शाहू अपॉइंट करते हैं बाजीराव के जो सन है बालाजी बाजीराव को, ये जो पहले इनके बेटे ना, इनको नाना साहिब जिनको बोला जाता था, इनको बाजीराव की पोस्ट पे बैठा दिया जाता है, एज ए पेशवा उनको नॉमिनेट कर दिया जाता है। कब, अगस्त 70-40 में। सारी स्टोरी चल रही है थोड़ी सी मराठास के बैकग्राउंड की, मराठा भाई कहां से कैसे थोड़े स्टार्ट हुए, वो मैं आपको टच देने की कोशिश कर रहा हूं। अब 70-48 में मैं मराठा वॉर के ऊपर आ जाऊंगा, जैसे जैसे मराठा को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे ना हम, कि मराठास के भाई ये बच्चे थे, ये पेशवा था, ये साहू थे, शिवाजी के बाद कैसे कैसे ये चली, इनकी जो लाइन थी, सीरीज थी पेशवाज की, ठीक है, तो वो मैं आपको यहां पे थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूं। और अभी हम कहां पे पहुंच जाएंगे, मराठा की जो वॉर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में, वहां पे पहुंच जाएंगे। 70-48 में क्या है, मुगल किंग जो दिल्ली में बैठे हैं, दिस वाज द टाइम व्हेन मुगल एम्पायर हैड बिकम वेरी वीक। मराठा एक साइड में तो मजबूत हो रहे हैं, और दूसरी साइड में जो मुगल है ना, वो वीक हो रहे हैं। अहमद शाह अब्दाली स्टार्टिंग इन 70-48 में स्टार्ट करते हैं, दी अफगान किंग थे अहमद शाह अब्दाली, और ये लॉन्च करते हैं सेवरल इन्वेजन ऑफ इंडिया। ये काफी सारे अटैक वहां से क्या करवाने की सोचते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, करवाने की सोचते क्या, स्टार्ट कर देते हैं, इन्वेजन स्टार्ट कर देते हैं इंडिया के ऊपर काफी जगह पे। और इंडिया सिर्फ आप ये मत सोचो जो आज का इंडिया है, जो अफगानिस्तान की जो टेरिटरी है वहां पे टच करता था, पाकिस्तान हो गया सारा अपना, ठीक है। तो ये पहले तो अफगानिस्तान भी राजा महाराजा रणजीत सिंह के अंडर में ही था, लेकिन जो अफगानीज थे जो इन्वेजन स्टार्ट करते हैं इंडिया पे, तो पाकिस्तान को भी कैप्चर कर रहे हैं, वो भी इंडिया का पार्ट। अब ही हैड प्लेस हिज सन, अब यहां पे क्या है, ही हैड प्लेस हिज सन, मतलब अहमद शाह अब्दाली अपने सन को प्लेस करते हैं, गवर्नर बनाते हैं पंजाब और कश्मीर का। अच्छा जी, चलो ये तो इन्होंने वहां पे कब्जा कर लिया, तो अब पंजाब मतलब जो ये वाला आपने इंडिया में जो पंजाब है ये, और जो पाकिस्तान वाला पंजाब है वहां पे बात कर रहा है, वहां पे कश्मीर का और पंजाब का ही गवर्नर बना देते हैं कौन, अहमद शाह अब्दाली। अब मुगल किंग क्या कहते हैं, भैया ये तो बर्दाश्त से बाहर हो गया, मुझे हेल्प चाहिए मराठास की। मराठा इस टाइम पे पावरफुल थे। पेशवा बालाजी बाजीराव कहते हैं ठीक है, आपकी हम मदद करेंगे, रिटर्न में आप हमें क्या दोगे, तो रिटर्न में कहते हैं रेवेन्यू कलेक्शन ले लो भैया, 1/4 शेयर ले लो आप, किसमें, मुगल एरिया, जो मुगल के अंडर में, मुगल एम्पायर के अंडर में जो एरिया है ना, उनसे आप 1/4 जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो आप ले लो और हमारी मदद कर दो। ड्यूरिंग द 18th century मराठा कॉन्फेडरेसी नॉमिनेटेड ए लार्ज पोर्शन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। 18th century मतलब 1700 से 1800 तक, इस पीरियड में क्या है, मराठा जो कॉन्फेडरेसी है वो नॉमिनेट की जाती है कि भैया आपके पास लार्ज पोर्शन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। अच्छा जी, चलो ये चीज, क्योंकि उस टाइम पे मराठा एम्पायर काफी एक्सटेंड कर चुका था। और 1749 में साहू जी की मृत्यु हो जाती है, जो पेशवा से ऊपर थे, जो जिनको हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट पे थे, उनकी मृत्यु हो जाती है 1749 में। अब पेशवा फिर भी अभी कौन है भैया, बालाजी बाजीराव चल रहे हैं, लेकिन साहू जी की मृत्यु हो जाती है। भैया गद्दी पे कौन बैठेगा आफ्टर द
साहूजी डेथ पेशवा बिकम द डी फैक्टो रूलर ऑफ मराठा एम्पायर। मतलब क्या है, पेशवा ही प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है, उनके जो काम है वो संभालने लग जाते हैं। अदर साइड में, दूसरी साइड में क्या होता है देखो, इन दिल्ली मुगल किंग बिकम वेरी वीक। और मुगल जो थे वो इस टाइम पे वो भी वीक होने स्टार्ट हो गए थे, बिल्कुल भी कमजोर हो गए थे। वो तो आपने थोड़ा सा पहले देख ही लिया, वो मराठा से हेल्प लेते हैं। लेकिन साहूजी की डेथ के बाद क्या है ना, थोड़ा सा मराठास के ऊपर भी भैया खतरा मंडराने लग गया, वो भी वीक होना स्टार्ट कर देते हैं यहां से। रोहिलाज ऑफ डोब्स रिबिल्ड अगेंस्ट द मुगल एम्पायर। और जो रोहिलाज थे, जो मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में कहीं ना कहीं रोहिलाज के बारे में बताया है, ये अफगानिस्तान से ही रिलेटेड थे, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको पहले बताया है, वो आप देख लेना किसी ना किसी वीडियो में, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड कार्नेटिक वॉर में। ये भी क्या है, रिबल स्टार्ट कर देते हैं भैया मुगल एम्पायर के अगेंस्ट, ये भी उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। मुगल किंग अगेन वॉन्ट हेल्प मराठा। अब मुगल जो किंग है ना, वो कहते हैं भैया मराठा जी आप आओ, मराठाज आप आओ और हमारी हेल्प करो। दिस टाइम एन एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन मुगल और मराठा। और इस टाइम पे मराठास के बीच में और मुगल्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। मराठा एग्री टू हेल्प, मराठा कहते हैं हम एग्री करते हैं भैया आपकी हेल्प करने के लिए। मुगल डिफीट एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल रिबिलियन, जो भी आपके ऊपर बाहर से अटैक हो रहे हैं और इंटरनल जो भी रिबिलियन हो रहे हैं ना, उसके केस में हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन आप रिटर्न में हमें क्या देंगे। मुगल किंग गेव यू मराठा, मतलब मराठास को कहते हैं कि भैया आप आर नाउ द गवर्नर ऑफ अजमेर एंड आगरा, आपको हम अजमेर और आगरा का जो गवर्नरशिप है वो देते हैं, आप वहां पे अपना संभालिए भाई। मतलब एक किस्म से उनको ये एरिया ही दे दिया। मराठा यहाँ पे ऐसा नहीं है, अब मराठा यहाँ पे ऐसा नहीं है 1/4 पोर्शन लेंगे, वो सारा रेवेन्यू लेंगे यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा बहुत देना होगा वो दे देंगे मुगल को। ये मैं आपको बस थोड़ा सा ऐसे ऊपर ऊपर बता रहा हूं कि ये थोड़ा टच मिल जाए, आपको आइडिया हो जाए कि हाँ मराठा ऐसे ऐसे करके और ये वॉर स्टार्ट हुई। मराठा वर आल्सो ग्रांटेड द राइट ऑफ कलेक्ट चौथ, मतलब रेवेन्यू कलेक्शन जिसको चौथ बोला जाता था, फ्रॉम लाहौर, मुल्तान, सिंध, सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिसार और मुरादाबाद। अब मराठा भाई क्या है, ऑल्सो ग्रांटेड करते वो राइट, वो क्या करते हैं कि भैया हमें जो रेवेन्यू है वो कहां से मिले, लाहौर से मिले, मुल्तान से, सिंध से, और जो ये हिसार डिस्ट्रिक्ट है मुरादाबाद है यहां से उनको रेवेन्यू मिल रहा था। अब प्रॉब्लम यहां पे ये थी कि लाहौर में तैमूर शाह दुरानी, अब्दाली सन, ये यहां पे जो ये सारा एरिया का जो ले आते हैं ना, चौथ ले आते हैं, ये मुगल एम्परर से लिखवा के ले आते हैं। लेकिन जिन एरिया में भैया अफगान नहीं बैठे हैं उनमें तो ठीक है, लेकिन जिसमें अफगानिस्तान वालों ने इन्वेजन करके कैप्चर कर लिया, वहां पे ये रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करेंगे। अब लाहौर में जैसे अहमद शाह अब्दाली का बेटा बैठा था, तिमूर शाह दुरानी था वो, और ही वाज नॉट एग्री ऑन गेव चौथ, और वो एग्री करेगा ही नहीं भैया कि हम आपको मराठास को रेवेन्यू देंगे भाई, हमारा रेवेन्यू जो भी हमारा रेवेन्यू यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है उसमें हम आपको हिस्सा देंगे। अब ये यहाँ पे इशू क्रिएट हो गया कि लाहौर में जो ये अहमद शाह अब्दाली का बेटा है इसने मना कर दिया। पेशवा के ऑर्डर, पेशवा ऑर्डर देते हैं कि भैया चलो लाहौर कैप्चर करते हैं। रघुनाथ राव चले जाते हैं, मतलब बाजीराव के जो बेटे थे वो चले जाते हैं, मतलब ये जो बालाजी बाजीराव के जो भाई हैं रघुनाथ राव रघुबा, ये कहते हैं ओके आई विल गो। रघुबा स्टार्ट कैप्चर एंड तिमूर शाह दुरानी फ्लैड फ्रॉम लाहौर, और ये रघुबा जाते हैं और लाहौर को कैप्चर कर लेते हैं, और जो अहमद शाह अब्दाली का बेटा था वो भाग जाता है। दिस लेड एंड मेड द मराठा एनिमी, और यही जो पॉइंट था यहाँ पे क्या है, अहमद शाह अब्दाली मराठास का दुश्मन बन जाता है। दिस लेड टू द बैटल ऑफ पानीपत जैन 1761 में। यही जो पॉइंट था ना, जो ये रघुनाथ राव जाके वहां पे कैप्चर कर लिया और उसको भगा दिया 1761 में, जो बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये इसी कारण हुई थी भैया। पेशवा अभी भी कौन है, बालाजी बाजीराव, इनके 3 ब्रदर थे, वी नो दैट। ऑल्सो इनके 3 बेटे भी थे, विश्वास राव, माधव राव और नारायण राव। ब्रदर हमने देख लिए, रघुबा थे और जो एक कृष्णा राव थे वो थे, और खुद ये एक। तो ये अब ये तो इनके बेटे हो गए, ये उनके 3 भाई हो गए थे। अब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हो जाती है। विश्वास राव, सदासी राव और शमशेर, मतलब ये जो कृष्णा राव था ना ये, और सदासी राव, इनकी क्या है इस बैटल में मृत्यु हो जाती है। सदासी राव कौन थे, वो बाजीराव, जो बाजीराव के जो ब्रदर थे ना चीमाजी अप्पा, उनके बेटे थे सदासी राव भाऊ, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब ये तीनों इस बैटल में इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसमें मराठास का काफी लॉस होता है। मराठा कॉन्फेडरेसी क्या है, गायकवाड़, भोंसले, पेशवा जहां पुणे में बैठे हैं, होलकर हैं, सिंधिया हैं ग्वालियर में। द कंबाइंड अफगान आर्मी वाज मच लार्जर देन दैट द मराठा एंड वेल इक्विप्ड, और ये इसीलिए हारते हैं क्योंकि अफगानिस्तान से जो अहमद शाह अब्दाली अपनी आर्मी लेके आए थे वो बहुत ज्यादा थी, और उनके पास काफी एडवांस इक्विप्ड वेपन थे। द डिफीट एट पानीपत वाज ए ह्यूज setback
फॉर पेशवा बाजीराव। और ये जो हार हुई ना 1761 में थर्ड पानीपत की जो बैटल थी, इसमें मराठास की जो हार हुई उसकी वजह से इनको काफी झटका लगा, ह्यूज लॉस हुआ। भैया मराठा मतलब बाजीराव क्या है, इस बैटल में अपने ब्रदर्स को खो चुके थे, अपने बेटे को खो चुके थे विश्वास राव को, एंड सेवरल जो इंपॉर्टेंट जनरल थे उनको भी इस बैटल में वो खो चुके थे। ही टू डाइड आफ्टर 6 मंथ, और उनकी भी मृत्यु हो जाती है 6 महीने के बाद, इस बैटल के बाद, ऑफ द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन जून 1761 में। और बाजीराव की डेथ के बाद पेशवा की जो सीट है वो तो खाली हो चुकी है, और रघुनाथ राव जो भाई थे इनके वो सोचते हैं कि भैया कि वो बनेंगे अब नेक्स्ट पेशवा। बट नेक्स्ट पेशवा किसको बना दिया जाता है, माधव राव को बना दिया जाता है एट द एज ऑफ 16। माधव राव प्रूव्ड टू बी एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, ही रिबिल्ड द लो स्ट्रेंथ एंड द प्रेस्टीज ऑफ मराठा एम्पायर। तो भैया माधव राव क्या है वो प्रूव करके दिखाते हैं कि वो एबल है, इस चीज में अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो, और वो रिबिल्ड करते हैं मराठा की स्ट्रेंथ को। माधव राव जब सीट पे बैठते हैं तो वो क्या है अच्छे से काम को संभालते हैं, जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अच्छे से रिबिल्ड करते हैं, जो भी उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ, जो भी उन्होंने अपनी टेरिटरी खोई थी। मराठा कॉन्फेडरेसी आल्सो वर्कड कार्डियली अंडर माधव राव वन, और माधव राव वन के अंडर में जो ये मराठा कॉन्फेडरेसी है ये इनके अंडर में अच्छे से काम करती हैं। लेकिन दूसरी साइड में जो बाजीराव के बेटे थे रघुनाथ राव, ये ट्राई कर रहे थे कि भैया वो कैसे न कैसे करके पेशवा बन जाए। माधव राव प्लेस रघुनाथ राव अंडर हाउस अरेस्ट, और माधव राव क्या करते हैं, रघुनाथ की इन्हीं कोशिशों की वजह से वो क्या करते हैं, उनको हाउस अरेस्ट करवा देते हैं। उनको माधव राव को ये पता चलता है ना ये रघुनाथ राव कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो वो उनको हाउस अरेस्ट करवा देते हैं। बट इन 1772 में क्या है, माधव राव उनकी मृत्यु हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, प्रूव्ड फैटल टू द एक्सपेंशन एंड द स्टेबिलिटी ऑफ मराठा एम्पायर। अब भैया ये माधव राव की डेथ के बाद ना मराठा एम्पायर की जो स्टेबिलिटी चल रही थी वो थोड़ी सी अब यहाँ पे बुखला जाएगी, थोड़ी वीक होगी। आफ्टर नारायण राव बिकम पेशवा एट द एज ऑफ 17 ईयर। अब भैया माधव राव की डेथ के बाद जो नेक्स्ट पेशवा बनते हैं वो कौन बनते हैं, नारायण राव बनते हैं। तो भैया बालाजी बाजीराव के जो बेटे थे विश्वास राव, नारायण राव और माधव राव, तो माधव राव की और विश्वास राव की तो अब मृत्यु हो चुकी है, बचे हैं नारायण राव। नारायण राव क्या है यहाँ पे, नारायण राव क्या है यहाँ पे पेशवा बन जाते हैं 17 साल की उम्र में। और रघुनाथ राव वाज रिलीज फ्रॉम द हाउस अरेस्ट, जो माधव राव के टाइम में जिनको हाउस अरेस्ट किया गया था, तो अब जो नारायण राव है वो इनको हाउस अरेस्ट से फ्री कर देते हैं कि भैया आप जाओ। फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड द कंट्रोल ऑफ द पेशवा ओवर द मराठा कॉन्फेडरेसी वीकेंड। और जब नारायण राव जब पेशवा बनते हैं तो यही वो टाइम था जब जो कॉन्फेडरेसी थी मराठास की, जिनके अंडर में जो और रूल कर रहे थे अपने अपने अलग अलग एरिया में, ग्वालियर में, नागपुर में, ठीक है, ग्वालियर में, गोलकोंडा में, ऐसे, तो वो क्या है वीक होने लग गए थे। मराठा एम्पायर वीक होने लग गया था किसके टाइम पे, ये ध्यान रखना आप, तो नारायण राव के टाइम पे। इन 1773 में क्या है, पेशवा नारायण राव को मार दिया जाता है रघुनाथ राव की कोई कॉन्स्पिरेसी के थ्रू। मतलब ये रघुनाथ राव जब बाहर निकलता है, नारायण राव इसको बाहर कर देते हैं हाउस अरेस्ट से, तो ये जाते ही क्या करता है, कोई कॉन्स्पिरेसी रचता है और जिसकी वजह से नारायण राव की मृत्यु हो जाती है और वो भी मर जाते हैं। हाउएवर इट वाज नोन टू एवरीबॉडी, और ये सबको पता था कि किसके द्वारा ये मारा गया है, कि नारायण राव की मृत्यु किसके द्वारा हुई है, दैट ही हैड कंस्पायर्ड फॉर द मर्डर ऑफ हिज नेफ्यू नारायण राव। भाई सबको पता था, पूरे मराठा एम्पायर में सबको पता चल गया था कि नारायण राव की मृत्यु किसने करवाई है। अब भैया नारायण राव की मृत्यु के बाद जो वैक्यूम क्रिएट हो गया है पेशवा बनने का, वो तो अब यहाँ पे मंडरा रहा है। अब इस सीट पे कौन बैठेगा, वाज नॉट कंसीडर ए लीगल हायर, तो कोई है नहीं फॉर पेशवा पोजीशन के लिए। लेकिन इन 1774 में क्या है, नारायण राव की जो वाइफ थी विडो गंगूबाई gave birth to a son after her husband death। और नारायण राव की मृत्यु के बाद उनकी डेथ के बाद गंगूबाई जो उनकी पत्नी थी वो एक बच्चे को जन्म देती हैं। और नाना फडणवीस, अब ये थे मिनिस्टर, ही वॉज एन इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर इन मराठा एम्पायर में, वो बहुत अच्छे ओहदे के ऊपर थे। और नाना फडणवीस क्या कहते हैं कि आई श्वेयर टू इंस्टॉल दिस इन्फेंट, मतलब जो ये बच्चा है इसको एज ए न्यू पेशवा। वो कहते हैं कि भैया पेशवा की जो गद्दी है उसके ऊपर इस बच्चे को बैठा दिया जाए। और जो ये बच्चा है इसका नाम क्या था, सवाई माधव राव। ये मतलब माधव राव से आधा ज्यादा था, 1 and a quarter ऑफ, मींस ये सवाई का मतलब क्या होता है, 1 and a quarter माधव राव।
ठीक है, तो ये माधवराव से ज्यादा था। तो अब यहाँ पे नाना फडणवीस क्या करते हैं कि भैया पेशवा की गद्दी के ऊपर नाम तो इस बच्चे का चलेगा, लेकिन जो सारा कंट्रोल है ना मराठा एम्पायर का, वो कौन संभालेंगे? नाना फडणवीस संभालेंगे, काउंसिल बना के। आगे देखो, एंड लीगली सवाई माधवराव शुड बी द पेशवा। और अब लीगली क्या है भैया? सवाई माधवराव ही तो पेशवा बनेंगे ना, शुड बी द पेशवा, और किसी को थोड़ी नहीं बताएंगे भाई। जैसे अब जो चलती आ रही है लीगली भाई कौन पेशवा बनेगा आगे, तो अब जब बच्चे ने जन्म ले लिया है, उनका वारिश है, तो वही पेशवा बनेगा। तुकोजीराव ये होलकर, ठीक है, तुकोजीराव होलकर, महादजी शिंदे केम टू हेल्प फॉर नाना फडणवीस। अच्छा, ये भी अपने अपने एरिया में मराठा एम्पायर में ही जो कॉन्फेडरेसी है वहां पे ये क्या है, अपना अपना भाई वहां पे एरिया संभाल रहे थे, रूल कर रहे थे। तो ये किसकी हेल्प में आते हैं? नाना फडणवीस की हेल्प में आते हैं कि भैया हम आपको सपोर्ट करेंगे इस बच्चे को पेशवा बनाने के लिए। पावरफुल और जो इन्फ्लुएंशियल पीपल थे मराठा एम्पायर में, जिनके पास पैसा था, अच्छा धन था, जो पावरफुल थे, वो भी इस काउंसिल, मतलब जो काउंसिल बनाई जा रही थी ना, जिसके अंडर में काफी सारे मिनिस्टर होंगे और पेशवा की गद्दी पे तो ये बच्चा ही रहेगा, लेकिन जो ये काउंसिल बनेगी ये सारा काम संभालेगी मराठा एम्पायर का। मेक ए काउंसिल, मतलब जो पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल पीपल थे वो एक काउंसिल बनाते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ नाना फडणवीस की रेख देख में एक काउंसिल बनाई जाती है उनके अंडर में। दिस काउंसिल वॉज कॉल्ड द बार बाई काउंसिल। और जो ये काउंसिल बनी ना, जो पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल पीपल थे उनसे जो ये काउंसिल बनी, उस काउंसिल को बोला गया बार बाई काउंसिल। टोटल नंबर ऑफ पीपल इस काउंसिल में कितने थे? 12। दे वांट सवाई माधवराव बी ए पेशवा। और ये जो काउंसिल में जितने मेंबर थे ना, ये चाहते थे कि जो सवाई माधवराव जो ये छोटा बच्चा है इसको पेशवा बनाया जाए। विद द एफर्ट ऑफ नाना फडणवीस जो इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर थे मराठा एम्पायर में, इनके एफर्ट से और अदर जो मिनिस्टर्स थे उनकी हेल्प से सवाई माधवराव, मतलब माधवराव सेकंड को पेशवा बना दिया जाता है। माधवराव सेकंड वॉज जस्ट 40 डेज, सिर्फ 40 दिन के थे ये बच्चे जब इनको, सवाई माधवराव 40 दिन के थे जब ये पेशवा बने। ओल्ड व्हेन बिकम द पेशवा। बार बाई काउंसिल लेड बाय नाना फडणवीस। और जो ये बार बाई काउंसिल बन गई ना, ये किसके द्वारा लेड की जा रही थी? नाना फडणवीस के द्वारा लेड की जा रही थी। यूज्ड टू रूल ऑन बिहाफ ऑफ द इन्फेंट पेशवा एज रिगेंट। जो ये बच्चा था इनके बिहाफ पे नाना फडणवीस क्या है, सारा काम संभाल रहे थे मराठा एम्पायर की। अब रघुनाथ राव क्या करते हैं? आई हैव टू डू समथिंग। भैया वो अभी बार बाई काउंसिल बन गई, पेशवाई बन गया, ठीक है, वो बच्चा काम भी चलने लग गया, सारा संभाल लिया मराठा एम्पायर। अभी रघुनाथ राव क्या है, ये कहते हैं भैया मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, भैया पेशवा बनने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, 1775 में रघुनाथ राव मेट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथ मिलाते हैं, कहां पे? सूरत में। जो ये रघुनाथ राव है इसका दूसरा नाम क्या है? रघोबा, शॉर्ट नेम। साउथ हेल्प फॉर फ्रॉम द ब्रिटिश एट बॉम्बे। और ये भैया बॉम्बे में भी जाके बोलते हैं कि भैया मुझे हेल्प चाहिए, और साइन द ट्रीटी ऑफ सूरत। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में ये ट्रीटी ऑफ सूरत साइन कर लेते हैं। रघोबा वांट फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हेल्प मी इन बिकमिंग पेशवा। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बोलते हैं कि भैया आप मेरी हेल्प करो पेशवा बनने के लिए। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि भैया आप हमें क्या ऑफर कर रहे हो, आप हमें क्या दोगे रिटर्न में? तो रघोबा कहते हैं सीडिड सेलसेट और बेशिन टू द इंग्लिश। अब भैया ये जो रघोबा को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि भैया आप हमें क्या दोगे रिटर्न में, तो रघोबा कहते हैं कि भैया आप सेलसेट ले लो और बेशिन ले लो। ये टेरिटरी है मराठा एम्पायर की, ठीक है, ये बॉम्बे में आती हैं, ठीक है, ये सेलसेट तो बॉम्बे में आती है, जैसे थाने वाला जो एरिया है। तो ये क्या है, मराठा एम्पायर की टेरिटरी को किसको बोल देता है? इसमें मराठा एम्पायर की टेरिटरी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देने के लिए ये मान जाता है, ट्रीटी में साइन कर लेता है। रघोबा एग्री टू शेयर रेवेन्यूज फ्रॉम सूरत और भरूच डिस्ट्रिक्ट। जो ये तो और रघुबा इसी के साथ में ही वो एग्री कर लेता है कि वो रेवेन्यू शेयर करेगा सूरत और भरूच डिस्ट्रिक्ट का, किसके साथ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में। अच्छा, इन रिटर्न ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है इंग्लिश वर प्रोवाइड रघुबा विद 2500 सोल्जर्स। मतलब क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रघुबा को पेशवा बनने के लिए क्या प्रोवाइड करेगी भैया? तो सोल्जर प्रोवाइड करेगी। कितने? 2500 सोल्जर। एंड दिस वॉज ट्रीटी ऑफ सूरत 1775। इसी के साथ रघुबा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दोनों की ट्रीटी हो जाती है, ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 में। कहां पे? सूरत में, ठीक है, बॉम्बे काउंसिल जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसकी। 1775 तक मैंने आपको पहले बताया है, वीडियो बनाई है कि भैया जो ये प्रेसिडेंसी है ना, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी,
ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रेसिडेंसी है जहां पे इनका कंट्रोल है, तो ये क्या है, अब दोनों जो बॉम्बे और मद्रास है ये अधीन हो गई हैं बंगाल प्रेसिडेंसी के, इनको रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, ये बात हमने पहले क्लियर कर ली रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। तो अब जो ये ट्रीटी हुई है इसकी एक कॉपी तो भैया बंगाल को भेजनी पड़ेगी कि भैया हम क्या कर रहे हैं, किसके साथ में क्या ट्रीटी कर रहे हैं। तो एक कॉपी ऑफ दिस टेरिटरी वाज सेंट टू ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल। कलकत्ता कहां पे है, बंगाल में है। तो भैया एक कॉपी बंगाल में भेज दी जाती है इस ट्रीटी की, बिकॉज रेगुलेटिंग एक्ट की वजह से जो आया था, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काउंसिल है सुपरवाइजरी पावर है उनके पास ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की। भैया जो भी मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में काम होगा ना, वो रिपोर्ट करना पड़ेगा उनको, जो भी वहां गवर्नर बैठे हैं ना बॉम्बे में और मद्रास प्रेसिडेंसी में, उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा। किसको, बंगाल में जो गवर्नर जनरल बैठे हैं उनको। आफ्टर द ट्रीटी ऑफ सूरत, अब ये ट्रीटी ऑफ सूरत के बाद क्या है, ब्रिटिश फोर्सेज अंडर द कमांड ऑफ कर्नल कैटिंग एंड रघुनाथ राव लेफ्ट सूरत। अब भैया ये ट्रीटी होने के बाद रघुनाथ राव और जो ये सोल्जर थे ना इंग्लिश, ये चल पड़ते हैं भैया, मार्च करते हैं, सूरत से निकल जाते हैं ये ऑन मार्च 1775 को, यहाँ पे 75 आएगा, फॉर अटैक ऑन मराठा के ऊपर अटैक करने के लिए। अब मराठा फोर्सेस भी अंडर हरिपंथ फड़के वेंट टू डिफेंड द ब्रिटिश अटैक। अब मराठा फोर्सेस भी तो भैया अपनी प्रिपरेशन करेंगे ना, तो उनको कौन लीड कर रहा था, हरिपंथ फड़के, वो डिफेंड करने के लिए भैया अपनी आर्मी लेके खड़े थे, जो ये ब्रिटिश अटैक करने वाले थे, रघुनाथ राव के साथ में मिलके। मार्च 1775 को इनकी बीच में एक लड़ाई होती है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर इनके बीच में स्टार्ट हो जाती है। तो आपको अब कहानी पीछे का सारा बैकग्राउंड पता चल गया होगा कि भैया इस लड़ाई का बैकग्राउंड क्या था। अब भैया ये आ गई है बात फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर पे। एक साइड में है रघुनाथ राव और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 2500 सोल्जर, और जिनको लेड कर रहे हैं कर्नल कैटिंग, और दूसरी साइड में है मराठा को कौन लेड कर रहा है अभी भैया, इस फोर्सेस को डिफेंड करने के लिए हरिपंथ फड़के। अब मराठा हरिपंथ फड़के और वर्सेस रघुनाथ राव प्लस में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। भैया मराठा को जो लेड कर रहे थे ना हरिपंथ फड़के, अब ये गुरिल्ला वॉरफेयर में एकदम बेस्ट होते थे। तो ये गुरिल्ला वॉरफेयर में टेक्निक्स में बेस्ट तो होते थे, तो इन्होंने क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाक में दम कर दिया, उनको भगा दिया। अदर साइड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल प्रेसिडेंसी क्या कहते हैं, जहां पे गवर्नर जनरल कौन बैठे हैं, वॉरेन हेस्टिंग। अब वॉरेन हेस्टिंग क्या कहते हैं कि भैया मैं इस ट्रीटी को कंडेम करता हूं जो 1775 सूरत में आपने की है। किसको बोल रहे हैं ये, बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बोल रहे हैं कि भैया आपने ये गलत किया, आप इसको, मैं इसको नहीं मानता। तो और वो कहते हैं, ऑर्डर इशू कर देते हैं कि आई इशू ऑर्डर टू स्टॉप दिस वॉर। आपको ये ऑर्डर दिया जाता है कि भैया आप इस वॉर को स्टॉप कर दो। किसको ऑर्डर दे रहे हैं, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी को ऑर्डर दे रहे हैं। ऑल्सो सेंट ए मैसेज टू मराठा, और इसी के साथ में दूसरी साइड में मराठा को मैसेज करते हैं कि वुड लाइक टू डू ए फ्रेंडली ट्रीटी, क्या भैया आप हमारे साथ एक फ्रेंडली ट्रीटी करोगे। फॉर दिस वॉरेन हेस्टिंग सेंट कर्नल उपटॉन फॉर फ्रेंडली ट्रीटी टू मराठा, और इसी के साथ में वॉरेन हेस्टिंग कर्नल उपटॉन को भेज देते हैं कहां पे, मराठास के पास में फ्रेंडली ट्रीटी करने के लिए। बाय दिस ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन इन 1776 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन की जाती है मराठा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में। ये फ्रेंडली ट्रीटी है। इन ट्रीटी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वी एक्नॉलेज सवाई माधव राव एज द पेशवा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि भैया हम एक्नॉलेज करते हैं, हम मानते हैं सवाई माधव राव को आपने पेशवा बनाया, हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, हम उसको एज ए पेशवा मानते हैं। और इसी के साथ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रेडी हो गई, जो भी टेरिटरी इन्होंने कैप्चर करी थी मराठा की, वो इनको रिटर्न करनी होगी। ब्रिटिश शुड नॉट सपोर्ट एनी रिबल ऑफ मराठा इंक्लूडिंग रघुबा। ब्रिटिश क्या है, वो सपोर्ट नहीं करेंगे अगेंस्ट मराठा के कोई भी रिबल स्टार्ट होती है, और उसमें इंक्लूड रघुबा भी है, कि वो रघुनाथ राव की हेल्प नहीं करेंगे भैया पेशवा बनने के लिए। इफ रघुबा इज रेडी टू डिसबैंड हिज आर्मी, पेशवा कैन गिव हिम पेंशन। अब भैया मराठा इसको बोलते हैं कि भैया रघुबा आप पेंशन वेंशन लेके आप रिटायर कर जाओ, काहे को ये अपनी आर्मी लेके घूम रहे हो हमें अटैक करने के लिए। तो ये ऑफर भी दिया जाता है मराठास की तरफ से, किसको, रघुनाथ राव को। ब्रिटिश वर टू रिटर्न सेल्सेट टू मराठा, भैया जो भी ये सेल्सेट इन्होंने कैप्चर कर लिया ना, इन ल्यू ऑफ एनी अदर टेरिटरी वो 32 लाख रुपीज। मराठा कहते हैं कि भैया हम आपको सेल्सेट नहीं दे सकते, अब 32 लाख तक की है ना कोई और टेरिटरी ले लो, वो हम आपको
दे देंगे। अब मराठा वांटेड टू इंप्रूव देयर पोजीशन अगेंस्ट इंग्लिश कंपनी। अब इसी के साथ में मराठास ने देख लिया ये सारे जो भी इवेंट हुआ, रघुनाथ राव अपने साथ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके आ गया, तो इस चीज को देख के मराठा क्या सोचते हैं कि भैया हमें इंप्रूव करना होगा हमारी आर्मी को, ताकि हम इंग्लिश कंपनी अगर कभी फिर अटैक करे तो हम उनको अच्छा जवाब दे सकें। सो दैट इन फ्यूचर इंग्लिश शुड नॉट इंटरफेयर इन देयर इंटरनल मैटर। क्योंकि रघुनाथ राव क्या है, वो है तो मराठा ही ना, उसके ये मराठास का इंटरनल मैटर था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही कोई इन्वॉल्व हुई इसमें। तो इस चक्कर में मराठा क्या सोचते हैं कि भैया हमें अपनी साइड को और मजबूत करना पड़ेगा, ताकि कल को इन फ्यूचर ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या इंटरफेयर ना करे मराठास के इंटरनल मैटर में। ड्यू टू दिस मराठा साइन ए फ्रेंडली ट्रीटी विद फ्रेंच इन 1777 में। अब फ्रेंच क्या है, फ्रेंच तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हैं, क्योंकि भैया वो अपना अपना डोमिनेंस की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंच के साथ में मराठा क्या है भैया, हाथ मिला लेते हैं, वो फ्रेंडली ट्रीटी कर लेते हैं। कब? 1777 में। जो ये फ्रेंडली ट्रीटी की है ना मराठास के साथ में, ये भी फिर दोबारा से लड़ाई करवाएगी। देखो, इन दिस ट्रीटी मराठा वर सपोज टू गेट 2500 सोल्जर, यूरोपियन सोल्जर। भाई इस ट्रीटी में क्या होता है कि मराठास को 2500 सोल्जर मिलेंगे, जो यूरोपियन सोल्जर हैं वो मतलब फ्रेंच सोल्जर, और 10,000 सोल्जर्स को जो इंडियन है ना उनको क्या ट्रेन करेंगे, जो यूरोपियन स्टैंडर्ड है, यूरोपियन जो लाइन है उन सोल्जर्स को ट्रेन करने की, वो 10,000 जो इंडियन सोल्जर हैं, 10,000 जो मराठास हैं, उनको ट्रेन किया जाएगा। किसके द्वारा? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। In return, Maratha gave French were supposed to get a port on west coast। तो इसके साथ में रिटर्न में फ्रेंच को क्या मिल रहा है? तो फ्रेंच को मिलेगा भैया पोर्ट। कहां पे? वेस्ट कोस्ट पे। वेस्ट कोस्ट कौन सी हो गई? ये हमारा इंडिया, ठीक है भैया। तो ये जो महाराष्ट्र ना, ये वाला जो एरिया है, यहां पे फ्रेंच को क्या मिल जाएगी भैया? एक पोर्ट मिल जाएगा वेस्ट कोस्ट के ऊपर, जिससे वो अपने ट्रेड आराम से कर लेंगे। ब्रिटिश रिएक्शन टू मराठास ट्रीटी वर वेरी शार्प, दे कंडेम इट, ऑल्सो स्टार्ट अटैक ऑन मराठा। और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बात का पता चलता है कि मराठास ने फ्रेंच के साथ में ट्रीटी साइन कर ली है हमारे अगेंस्ट, तो वो इस ट्रीटी को कंडेम करते हैं, और वो कंडेम के साथ साथ में अटैक भी स्टार्ट कर देते हैं मराठास के ऊपर। तो एक साइड में है भैया मराठा, मराठा की साइड से कौन अभी इस पोस्ट को संभाल रहे हैं, इस वॉर को संभालेंगे, कौन फेस कर रहे हैं? महादजी शिंदे इस चीज को एक साइड में मराठास आर्मी को लेके खड़े हैं, और दूसरी साइड में कौन है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और बैटल कहां पे होगी? तालेगांव में। अब महादजी शिंदे क्या करते हैं? लूड द इंग्लिश आर्मी इनटू द घाट्स नियर तालेगांव। और महादजी शिंदे क्या है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनको कहां पे ले जाती है? घाट्स जो है नियर तालेगांव, वहां पे। ऑल्सो मराठा अटैक द ब्रिटिश सप्लाई बेस। और मराठास क्या है, अटैक कर देते हैं ब्रिटिश की जो सप्लाई बेस है उसके ऊपर। ब्रिटिश फोर्स वर फोर्स। अब ब्रिटिश के ऊपर इतना भयंकर अटैक होता है ना कि भैया ये बेचारे भागने को, रिट्रीट करने को क्या है, बेबस हो जाते हैं, और वो भाग के कहां चले जाते हैं? विलेज ऑफ वडगांव। अब वो भाग जाते हैं वडगांव की तरफ में, जो एक विलेज था। तो सीधी सीधी बात ये है, महादजी शिंदे क्या करते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फोर्स है उसको इस तरह से खदेड़ते हैं कि भैया उनको कहां खदेड़ते कहां तक ले जाते हैं? वडगांव तक ले जाते हैं। कहां से? तालेगांव से स्टार्ट हुए थे, और उनको खदेड़ते मारते पीटते उनको वडगांव तक ले जाते हैं। या वडगांव में क्या होता है, इन 1779 में इंग्लिश आर्मी कहती है भैया हम हाथ जोड़ते हैं, हम सरेंडर करते हैं, अब हमें बख्श दो। बाई मराठा ऑन ऑल साइड। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, सरेंडर कर देती है भैया, जो आर्मी है, कंपनी नहीं, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी है वो सरेंडर कर देती है। और इसी सरेंडर के साथ में एक ट्रीटी आती है सामने भैया, ट्रीटी ऑफ वडगांव। होप आपको ट्रीटी ऑफ वडगांव पता चली होगी कैसे हुई ये। इस ट्रीटी में क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू रिटर्न रिलिंग्विश all the territory acquired by English since 1775 से जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रीटी जो भी कैप्चर की है मराठास की, वो उसको रिटर्न करेंगे। इस ट्रीटी में ये बोला गया, और रघुनाथ राव को सरेंडर करवाया गया कि भैया आपको सरेंडर करना पड़ेगा, और कन्फेस भी करवाया उससे कि हिज गिल्ट ऑफ वैगिंग वॉर अगेंस्ट मराठा स्टेट। और उससे बोला गया, उससे कन्फेस करवाया कि भैया तुम ही हो सारे फसाद की जड़, तुम्हारी वजह से ये सारे मराठास के ऊपर अटैक हो रहे हैं। अब मराठा क्या बोलते हैं रघुनाथ राव को कि भैया आप जाओ, झांसी जाओ, पेंशन वेंशन लेके रहो आराम से,
तो रघुनाथ राव कहता है चलो भैया हमने कोशिश कर ली, हम पेशवा तो नहीं बन पाए, तो ठीक है हम चले जाते हैं, लेकिन मेरा जो सन है बाजीराव सेकंड, उसको आप अलाउड कर दो कि कंडक्ट द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पेशवा, की जो पेशवा का जो मराठा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें आप उसको किसी भी पोस्ट के ऊपर बैठा दो। तो ये मराठा कहते हैं ठीक है भैया, हम आपका जो बाजीराव बेटा है ये जब बड़ा होगा हम इसको मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में इसको एक पोस्ट पे बैठा देंगे। ट्रीटी तो हो गई, ये रघुनाथ राव भी पेंशन पे चला गया, इसके बच्चे की जॉब की सेटलमेंट भी होगी पेशवा के अंडर में। लेकिन जब इस बात का पता वॉन होस्टिंग को चलता है तो वो इस ट्रीटी को जो वडगांव में हुई इसको रिजेक्ट कर देते हैं, और वॉन होस्टिंग क्या कहते हैं, ऑर्डर देते हैं कि भैया फटाफट फोर्स तैयार करो। सेंट वो 3 डिफरेंट फोर्स रेडी कर देते हैं। कर्नल गोडार्ड के अंडर में एक फोर्स तैयार करते हैं वो, ठीक है, एक फोर्स मतलब एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स वो रेडी करते हैं, एक पूरी पलटन। और कैप्टन पोपम के अंडर में एक आर्मी तैयार करते हैं वो, और जनरल कैमेक के अंडर में। अब ये 3 आर्मियां तैयार हो चुकी हैं भैया। 3 आर्मियां मतलब 3 कह सकते हैं ना कंपनी, जैसे आर्मी में होती है 3 टुकड़ियां, वैसे ये 3 टुकड़ियां रेडी हो चुकी हैं मराठास के ऊपर अटैक करने के लिए। कैप्चर अहमदाबाद, और ये टुकड़ी जाती भैया सबसे पहले, ये इतनी तादाद में थे कि भैया ये फटाफट जहां जाते हैं वहां कैप्चर करते हुए जा रहे थे। सबसे पहले ये स्टार्ट करता है अटैक करना, ये अहमदाबाद को कैप्चर कर लेता है 1779 में। उसके बाद ये बेसिन को भी कैप्चर कर लेता है 1780s में। उसके बाद ये बेसिन को भी कैप्चर कर लेता है दिसंबर 1780 में, 1780 में ये कैप्चर कर लेता है। बेसिन वही टेरिटरी जिसके ऊपर हमने पीछे थोड़ी सी बात भी की थी। और जो ये पेपोम कैप्टन है ये क्या कैप्चर करते हैं, ये ग्वालियर को कैप्चर कर लेते हैं अगस्त 1780 में। और कैप्टन कैमे क्या है वो डिफीट करते हैं सिंधिया को एट सिपरी की लड़ाई में इन फरवरी 1781 में, वो उनको भी कैप्चर कर लेते हैं सिपरी की लड़ाई में, सिंधिया के ऊपर अटैक करके सिंधियाज को हरा देते हैं। अब भैया सारे मराठास जो भी सामने आ रहे थे उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है एकदम हराते हुए चल रही थी। इन ऑर्डर टू डिटेक्ट सिंधिया फ्रॉम पूना गवर्नमेंट, वॉन होस्टिंग डिसाइड टू डू ए सेपरेट पीस एग्रीमेंट विद महाजी शिंदे। यहाँ पे वॉन होस्टिंग क्या है एक चाल चलते हैं, वो सोचते हैं कि भैया इनको थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा, बीच में कोई हमें ऐसा बंदा लेना पड़ेगा जो दोनों से बात करे। तो ये क्या करते हैं, महाजी जो शिंदे है ना, क्योंकि यहाँ पे सिंधियाज को इन्होंने हरा दिया ना, तो जो महाजी शिंदे हैं इनको क्या है ये कहते हैं कि भैया आपके साथ में हम पीस एग्रीमेंट साइन करते हैं। इन ऑर्डर टू डिसाइड सिंधिया फ्रॉम पूना गवर्नमेंट, कि भैया वो पूना जो गवर्नमेंट है जहाँ पे पेशवा बैठे हैं उनसे ये थोड़ा सा सिंधियाज को क्या है तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनके फेवर को थोड़ा सा न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं। तो उनके क्या करते हैं सिंधियाज के साथ में ये महाजी जो शिंदे हैं ना उनके साथ में ये पीस एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। कब, 1781 में। इसका भी एक मतलब है, ये पीस एग्रीमेंट इनके साथ में क्यों साइन करते हैं कि भैया अब महाजी शिंदे जो कॉन्फेडरेसी है जो इनके अंडर में जो भी टेरिटरी आती थी वो अब मतलब पूना पेशवा के साथ में नहीं खड़ी है, वो न्यूट्रल हो चुकी है। महाजी शिंदे को ऑफर क्या किया जाता है, क्या ऑफर किया जाता है वॉन होस्टिंग की तरफ से कि भैया हमने जो भी आपकी टेरिटरी कैप्चर किया हम वो आपको रिटर्न कर देंगे। यू हैव टू एक्ट एज ए मीडिएटर बिटवीन कंपनी और पेशवा, और आप हमारे बनोगे मीडिएटर कंपनी और पेशवा के बीच में। महाजी शिंदे कहते हैं ठीक है भैया, नाउ ही बिकम न्यूट्रल। अब इसको तो न्यूट्रल कर दिया कंपनी ने, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने महाजी शिंदे जो मराठास का बंदा था, जो मराठा टेरिटरी है उसको ही इन्होंने क्या है न्यूट्रल कर दिया। सो हैविंग महाजी शिंदे एज ए मीडिएटर एंड गारंटियर ए पीस ट्रीटी वाज साइन बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठास के बीच में एक पीस ट्रीटी साइन करवाई जाती है महाजी शिंदे के द्वारा, एज ए मीडिएटर वो काम कर रहे हैं। और इन दिस कंडीशन मराठा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये ट्रीटी साइन, ट्रीटी का नाम क्या है, ट्रीटी ऑफ सलबाई, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस ट्रीटी में क्या हुआ भैया, जो सेलसेट है शुड कंटिन्यू इन द पोजीशन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सेलसेट है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में ही रहेगा। ट्रीटी इज कंक्वर्ड सिंस द ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 में, जो ये पुरंदर की ट्रीटी हुई थी, इसमें जो भी उसके बाद जो भी ट्रीटी कंक्वर्ड की गई थी वो इंक्लूडिंग बेसिन शुड बी रिस्टोर्ड टू मराठा। वो भी जो भी ट्रीटी इसके बाद में कैप्चर की गई वो सारी ट्रीटी ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा जो कैप्चर की गई वो सारी ट्रीटी मराठास को रिटर्न कर दी जाएंगी। मराठा क्या बोलते हैं, इंग्लिश शुड नॉट सपोर्ट रघुनाथ राव। मराठा कहते हैं कि भैया आप
ये रघुनाथ राव को सपोर्ट मत करो, एंड पेशवा शुड गिव हिम पेंशन, और पेशवा उसको क्या है पेंशन के तौर पे भाई एक जो फिक्स अमाउंट है जिससे उसका खर्चा चलता रहे वो भेजता रहेगा। और इस ट्रीटी में क्या है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी बोलती है पेशवा शुड नॉट सपोर्ट एनी अदर यूरोपियन। जो इन्होंने स्टार्टिंग में फ्रेंच को सपोर्ट किया ना, उनके साथ फ्रेंडली ट्रीटी साइन कर ली, इसी की वजह से वो लड़ाई हुई। तो इसी की वजह से जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी कहती है कि भैया मराठास तुम सुन लो ध्यान से, तुम आगे से कोई भी और जो यूरोपियन कंपनी है, जो भी यूरोपियन वहां पे पावर है इंडिया में इस टाइम पे, जैसे फ्रेंच हो गए, उनके साथ में आगे से उनको सपोर्ट नहीं करोगे, उनके साथ कोई भी फ्रेंडली ट्रीटी साइन नहीं करोगे। एंड ट्रीटी साइन और म्यूचुअल जो गारंटियर है वो कौन बन गए, महादजी शिंदे। देख लो भैया ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने क्या माइंड लगाया। नाउ मराठा सेड यू कैन कंटिन्यू टू ट्रेड एंड ऑल द प्रिविलेज विल कंटिन्यू। और ब्रिटिश इंडिया कंपनी को मराठा बोलते हैं कि भैया आप कंटिन्यू कर सकते हैं ट्रेड, जो भी प्रिविलेज आपको मिली हुई हैं, जो भी काम करने हैं ट्रेड के, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और इसी के साथ में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का एंड हो जाता है। ठीक है, तो यही थी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। स्टार्टिंग से बैकग्राउंड भी मैंने आपको बताया, वीडियो काफी लंबी बन गई बट कोई बात नहीं, होप आपको एक बेसिक सा रिवीजन हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइस सब्सक्राइब करना।